मुद्दा वही है, बस बयान नया है। मैं अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों को लेकर छिड़े घमासान की बात कर रही हूं। वैसे तो राहुल गांधी के बयानों को लेकर कल भी हमने हुंकार में बहस की थी, लेकिन डलास से वर्जीनिया और वॉशिंगटन पहुंचते पहुंचते राहुल गांधी के बयान बदले हैं। लेकिन कल की बहस जहां चीन की तारीफ और भारत में स्किल को सम्मान नहीं मिलने को लेकर थी, आज की बहस आरक्षण, चुनाव के नतीजों, सिखों की धार्मिक आजादी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर है। लेकिन बहस की शुरुआत से पहले जरा देख लीजिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और उस पर देश में सियासी प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। It's not the only tool. There are other tools. We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now, that creates a problem. अरे आरक्षण की जो खत्म करने की बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। जो इनकी जितनी कार्यविधियां हैं वो सब ये है दलित विरोधी है। शायद उन्हें समझ में नहीं आया मायावती जी को कि क्या बोला है। सब में सारे भेद समाप्त हो जाएं, तब जाकर हम अपनी नीति बदलें। इसमें क्या गलत है? मैंने राहुल गांधी का बयान क्या है वो नहीं सुना। आप जो बता रहे हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, आरक्षण खत्म होने का सवाल नहीं। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240. The election commission was doing what they wanted. So I don't view it as a free election at all, a rather controlled election. विदेश में जाके देश को बदनाम करना और देश की छवि खराब करना ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। इनके जब प्रश्नों का जवाब देना, बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना, वो एलओपी हैं। लेकिन जो आदमी 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया, राहुल का जवाब देना मूर्खता से बाहर। As a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. मैं तो 60 साल से 64 साल से पगड़ी पहना हुआ, आज तक मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि तुम पगड़ी क्यों पहने हो। या हमारा देश ऐसा नहीं है, तो कहाँ से इन्होंने उठा के कह दिया कि कड़ा पहनने में भी आपको इजाजत चाहिए होगी। तो बड़ी आउटलैंडिश स्टेटमेंट्स किया। आज के शो में शिरकत कर रहे खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान को देख रहे हैं आप, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता, पार्टी के सांसद तनुज पुनिया भी हमारे साथ होंगे। तो आज चर्चा का मुद्दा बड़ा साफ है, आरक्षण, चुनाव, पगड़ी, देश की सियासत क्यों भड़की, इसी पर करेंगे चर्चा। सवाल मेरा, कांग्रेस के सांसद हैं तनुज पुनिया, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तनुज जी, आप प्लीज देश को यह बताइए कि अभी 24 चुनाव खत्म हुआ है और राहुल गांधी विदेश में जाकर चुनाव आयोग और देश में चुनावी जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? देखिए, राहुल जी ने हमेशा से ये बात स्पष्ट रखी है कि इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष नहीं है। ये पहले भी उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में कहा था, आज वही बात वो अपनी बात रिपीट करी है और कोई उसमें बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन देखिए, किसी बात में कोई दम होना चाहिए ना, कोई फैक्ट होना चाहिए ना। राहुल गांधी जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश के अंदर हैं, और राहुल गांधी अगर इस तरीके की बातें जाकर विदेश में रखेंगे फिर तो ये कहा जाएगा सर कि ये हार की खींच कहेंगे इसको या हार की टीज कहेंगे इसको, क्योंकि देश में तो आप लोग बड़ा जश्न मना रहे थे कि 240 पर बीजेपी को रोक दिया जी, अपने दम पर बीजेपी नहीं जीत पाई जी, और अब विदेश में जाकर आप लोग वो टीज दिखा रहे हैं अपनी। केवल विदेश की बात नहीं है, ये यहाँ पर भी हिंदुस्तान में रहकर भी उन्होंने कहा था कि हम जो है अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता तो और सीटें हमारी आती और भारतीय जनता पार्टी सरकार ना बना पाती। ये भी बात कही गई थी।
तो ये तो कहना गलत है कि केवल वहां जाके कह रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है, और केवल उन्होंने ही नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी हो गई, टीएमसी हो गई, इन सब ने जो है सवाल इस पे इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। कार्रवाई एक तरफा हुई है, ये भी हमने देखा है, कई जगह देखा है। खुद मेरे संसदीय क्षेत्र में भी छोटी छोटी लाल पर्चे पकड़ा दिए गए थे पुलिस के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को। वोटिंग वाले दिन जो है हमारे कार्यकर्ताओं को थाने में बिठाया गया है। और क्यों उनके अराजक कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं क्या? तो हमारे ही कार्यकर्ता को क्यों वहां पे बैठा के रखा हुआ है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये तो इमेच्योरिटी दिखाती है, कंसिस्टेंट है। ये इमेच्योरिटी की बात इसलिए है सर, क्योंकि जो पार्टी हारती है उसके पास इसी तरीके की दलीलें होती हैं देने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नंबर डाउन हुआ तो वहां पर भी जब उनके अपने मंथन चल रहे थे तो उनकी तरफ से भी ठीकरा, वहां पर जो प्रशासन है उसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा था। और चुनाव आयोग सर, पहले आप लोग ईवीएम, एक सेकेंड पुनिया जी, पहले आप लोग ईवीएम को लेकर ठीकरा फोड़ते थे सर। चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही कह दिया गया है, जो राजीव कुमार जी हैं बाकायदा उन्होंने आप लोगों की पेशे खिदमत, वो शेर खुद लिखा उन्होंने, मैं सुना देती हूं अगर आपको याद नहीं है। वो ये शेर सुना चुके हैं सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। तो सर ये पहले ईवीएम, अब अचानक से चुनाव आयोग की जी पक्षपात तरीके से उसने कार्रवाई की है। हलक से नीचे नहीं उतरती ना सर ये दलीलें, ये खींच आप लोगों की लगती है। इसकी बात नहीं है, जीतने के बाद भी जो है बजट जब बात हुई थी तो भी अखिलेश यादव जी यूपी की तरफ से बोल रहे थे, जब यूपी का पक्ष रख रहे थे वहां पे सदन में, तब भी उन्होंने ये बात साफ कही थी कि जो है हम अभी भी ईवीएम को ठीक नहीं मानते हैं, हम अभी भी उसके खिलाफ हैं। और क्योंकि इंडिया गठबंधन में है तो हम उनके सपोर्ट में ईवीएम का हम नहीं, अभी भी कह रहे हैं हम लोग कि हम ईवीएम के खिलाफ हैं। ईवीएम में गड़बड़ है, भरे सदन में कहा गया है, आप उनकी स्पीच उठा के देख लीजिए। और इसी ईवीएम में गड़बड़ आप लोग कहते हैं सर, लेकिन जब चुनाव आयोग चैलेंज देता है, चुनाव आयोग आकर कहता है कि दिखाइए, लेकर आइए कोई जो भी आप हैकर ला सकते हैं और ये ईवीएम जो है इसमें कैसे गड़बड़ी होगी करके दिखाइए, वो चुनाव आयोग सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करता रहता है सर आप लोगों का, तब तो आप लोग जाते नहीं। खैर, मुझे लगता है जरा सा गुरु प्रकाश पासवान के पास हमें चलना चाहिए और उनसे जानना चाहिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, वैसे तो विपक्ष कहता है कि बीजेपी जीती नहीं 24 चुनाव में, अपने दम पर आप लोग बहुमत पाई नहीं, हासिल कर पाए। अब 240 भी जो मिल गई हैं, ये भी चुनाव आयोग की मेहरबानी से मिली है सर? नहीं, देखिए रोमाना, अंग्रेजी में एक शब्द होता है उसको कहते हैं वर्बल डायरिया। तो हमारे जो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं तो वर्बल डायरिया से पीड़ित हो जाते हैं। लगातार लोकतंत्र पे सवाल खड़ा करना, संविधान पे सवाल खड़ा करना। और अच्छा हुआ आपने उनके भाषण का जिक्र किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है विल स्क्रैप रिजर्वेशन, ये उनके शब्द है रोमाना। उन्होंने कहा कि आरक्षण हम हटाने पे विचार करेंगे। राहुल गांधी जी पूरे भारत में घूमते हुए कहां है SC ST OBC, कहां है SC ST OBC, और वहां जाकर के बोल रहे हैं कि हम आरक्षण हटाने पे विचार करेंगे। इसी प्रकार की निराधार, बेबुनियाद, तर्कहीन, तथहीन बातें रोमाना मुझे समझ में नहीं आता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था रोमाना, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। आप सम्मानित सांसद हैं, थोड़ा गरिमा का ख्याल रखिए, आपके बीच में कोई बोल नहीं रहा था। आप सम्मानित सांसद हैं सर, बाराबंकी से जीत के आए हैं और आप ही ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा होती है, इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा धैर्य और धीरज का परिचय दीजिए। पूरे देश में राहुल गांधी घूमते रोमाना, कहां है SC ST OBC, कहां है SC ST OBC? अरे भाई, वहां गए विदेश में, भूल गए SC ST OBC, भूल गए SC ST OBC, विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन। ये राहुल गांधी जी के शब्दशः अक्षरशः बयान है। आपको नैतिक अधिकार किसने दिया है? आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप आरक्षण को हटाने पर विचार करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं रोमाना। राहुल गांधी जी नव सामंतवाद के प्रतीक हैं। राहुल गांधी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू फ्यूडलिज्म। हम पूछना चाहते हैं, यहां कांग्रेस के सांसद बैठे हैं, पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करते हैं, भ्रमित करते हैं, और वहां पे संविधान पे, संवैधानिक अधिकारों पे, संवैधानिक संस्थानों पे सवाल खड़ा करते हैं आप। ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं है रोमाना, है तो और क्या है? हम पूछना चाहते हैं आपसे, पहली बार देश में आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति कब बनती है? आपने बनाया था क्या? पहली बार इस देश में दो आदिवासी मुख्यमंत्री किसने बनाया है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आपने बनाया है क्या? पहली बार इस देश में दो दलित उप मुख्यमंत्री किसने बनाया है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपने बनाया है क्या? पहली बार इस देश में दलित चेयरमैन रेलवे बोर्ड बना है, आपने बनाया है क्या?
पहली बार इस देश में दलित चेयरमैन सूचना आयोग का बना है, आपने बनाया है क्या? हम पूछना चाहते हैं आपसे। सत्ता में हिस्सेदारी रोमाना नहीं देना है, सत्ता में भागीदारी नहीं देना है, सब कुछ स्वयं रखना है। राहुल गांधी जी स्वयं रहेंगे, सोनिया गांधी जी स्वयं रहेंगी, प्रियंका जी उनके बाद चुनाव लड़ेंगी। ये ऐसी थोथी निराधार बेबुनियाद बात आज राहुल गांधी जी ने अपने मानसिकता को, अपने पार्टी के मानसिकता का प्रकटीकरण किया है विदेश की धरती पे। रोमाना ये कोई नया नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आरक्षण थोड़ा आगे के लिए भी बचा कर रखिए ना, अभी चर्चा आगे बढ़ेगी, थोड़ा अगली बार के लिए भी बचा कर रखिए। आऊंगी दोबारा आपके पास, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए तनुज पुनिया जी, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी, क्योंकि यहाँ पर सीधे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं गुरु प्रकाश। देखिए, इन्होंने आधी बात कही, आधी बात इन्होंने कही कि आरक्षण खत्म करने की बात पे विचार किया जा सकता है, लेकिन कब विचार किया जा सकता है? पूरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते, उसमें जब तक समानता नहीं आएगी तब तक इस पे विचार नहीं किया जा सकता है। ये पूरी बात है उसकी। समानता की उन्होंने बात की है, जो बाबा साहब ने कहा था कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता के लिए ये लड़ाई है, ये आरक्षण दिया जा रहा है। तो जब तक समानता इसमें नहीं आएगी तब तक विचार भी नहीं किया जा सकता, ये उनका कहने का मतलब है। तो मेरा यही कहना है कि आधी अधूरी बात ना कहें, जो पूरी बात कही है उसको कहेंगे। उसमें विचार जब किया जाएगा जब समानता की बारी आएगी, जब समानता आ जाएगी समाज के अंदर, तो उसकी बात ये कर रहे हैं। तो अहमद खान साहब, मायावती को समझ में नहीं आया क्या राहुल गांधी का बयान? वो कहां से बीच में आ गई? क्या मतलब है ये बीच में आने का कहने का मतलब? ये तो कोई बात नहीं हुई ना रोमाना जी। देखिए, ये चाहे क्या नाम है कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अब तनुज जी बोल रहे थे अभी, देखिए इनके पिताजी पहले वहीं से सांसद थे, अब ये सांसद हो गए, दूसरा दलित कहाँ जाए, दूसरा पिछड़ा पर कहाँ जाए? इन्हीं का खानदान चलेगा क्या? इन्हीं का शासन चलेगा क्या? और राजू सर एक सेकंड, अहमद खान साहब सुनिए तो। अहमद खान साहब, जब फिर आप ये कहते हैं ना कि तनुज पुनिया जी, हाँ उनके पिता, तो बाकी दलितों का क्या होगा? तो फिर कोटे में कोटा वाला जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेकर आता है सर, उस पर भी फिर रुख साफ कीजिए ना। फिर कोटे में कोटा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कहिए केंद्र सरकार को बिल्कुल उसको लेकर कदम आगे बढ़ा दे। ये भी नहीं कहते ना सर आप? बिल्कुल नहीं कदम बढ़ा दे। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फंस गए सर। अभी देखिए, अभी पुनिया जी के पिताजी की बात कर रहे थे, और जब सुप्रीम कोर्ट इसी को लेकर तो कहता है कोटे में कोटा की बात कर लो, वहां चुप्पी सर। गजब सियासत सर, गजब सियासत। सुप्रीम कोर्ट जो बातें कहेगी सारी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है माना जी। ना हम तो अपनी सियासत चमकाने के लिए बस बाध्य हैं, हम कोई सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य थोड़ी है। सही कह रहे हैं सर, बात नहीं कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बात नहीं, कोई बात नहीं। अपनी आवाज उठा सकता, अपनी ताबानो केस में क्या हुआ था आप बताइए रोमाना जी, ताबानो केस में क्या हुआ था? अब आरक्षण भूल गए सर, अब आरक्षण भूल गए, अब शाबानों पर बात करेंगे। आरक्षण पर ही बात कर लो ना सर। मैंने आपसे ये पूछा कि आरक्षण को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया, क्या वो मायावती को समझ में नहीं आया? क्या गलत कहा राहुल गांधी ने, आप मुझे ये बताइए। आपको हो जाने दीजिए ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जब 3 तलाक पर फैसला आया था तो कांग्रेस की सरकार ने पार्लियामेंट में बिल लाकर बेल कर दिया था, कहाँ माना सुप्रीम कोर्ट का फैसला? अभी ये कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, ये दोनों एक पहलू मैंने कह दिया, और ये दोनों दलित मुस्लिम बैकवर्ड विरोधी हैं। ये नहीं, आज बताइए केंद्र में कौन सा मंत्री है मुसलमान? एक बार बताइए, केंद्र में कितने लोगों को टिकट दिया मुसलमानों को? बताएंगे? ये नहीं बता पाएंगे, और कहेंगे जीत नहीं पाएंगे इसलिए हार जाते हैं। तो क्या 503 सीटों पर ये जीत गए? क्या नहीं जीत पाए? आप एक सीट देते, रामपुर से नकवी साहब जीते थे, उसके बाद आपने पूरे केंद्र के अब आपने सवाल उठाई दिया तो मैं एक छोटा सा जवाब लेती हूँ गुरु प्रकाश पासवान से। गुरु प्रकाश पासवान जी, अभी आप मुझे बता रहे थे SC ST OBC को कितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बीजेपी की तरफ से दिया गया। तो जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC के लिए जरूरी है, बीजेपी इस बात को समझती है, तो फिर सर इस देश की वो मुस्लिम आबादी करीब 14-15% तो मानेंगे ना है, उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है? वहां पर विनेबिलिटी आ जाती है। नहीं, बिल्कुल जरूरत है रोमाना। हम तो कह रहे हैं, और सिर्फ सदनों में क्यों, विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। पहली बार जामिया में एक मुसलमान समाज की महिला वाइस चांसलर कब बनती है रोमाना?
जामिया मिलिया विश्वविद्यालय केंद्रीय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, इतना साल लग गया। एक मुसलमान समाज की महिला कहां वीसी बनती थी, पहली बार बनी है। आप आगे आइए उत्तर प्रदेश में, और पसमंदा मुसलमान की बात क्यों ना हो? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी तो बताइए, वहां पर भी मुस्लिम महिला वीसी बनी है। दानिश रिजवान, अरे अब रमाना आपने पूछा है तो मैं जवाब पूरा कर रहा था। मैं बता रहा हूं ना आपको, आप दानिश रिजवान अंसारी को भूल जाती हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूं, जिसका एमएच खान साहब सवाल उठा रहे थे। नहीं तो मैं उसी पे आ रहा हूं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन हो, हर जगह रिप्रेजेंटेशन हो। दानिश अंसारी उत्तर प्रदेश में मंत्री है कि नहीं है? रुमाना इतने साल हो गए, गुलाम अली खटाना का नाम जानती होंगी आप। गुलाम अली खटाना जम्मू कश्मीर से पहली बार राज्यसभा में आए हैं प्रेसिडेंट के नामांकन से, आज से पहले कोई नहीं आया था। आगे आइए ना। उसके अलावा आप देखिए, जब जब भारत में बात होती है तो पसमानदा मुसलमान को पद्मश्री में सम्मान देने की बात हो, पद्म सम्मानों में बात हो, लगातार मुसलमान समाज की महिलाओं को जनधन खाते की बात हो, शौचालय की बात हो, सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग कौन है? चिंता किसने की ट्रिपल तलाक के माध्यम से? ट्रिपल तलाक को खत्म किसने किया? तो हमारे लिए मुसलमान समाज कोई लिप सर्विस नहीं रोमाना, और हमें एमएच खान साहब से या किसी और से किसी प्रकार की प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ना तो राहुल गांधी की बात और राजनीति समझ में आ रही है, और अब गुरु प्रकाश पासवान का जवाब सुनकर तो फिर मैं कहूंगी आपको बीजेपी की भी राजनीति नहीं समझ में आ रही है सर। तभी आपने ये सवाल बीजेपी से पूछ लिया, गिना दिया उन्होंने इतने नाम। जी आइए। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में किसी विश्वविद्यालय में कोई चेयरमैन नहीं मुसलमान है। दूसरी बात ये कि ये बात करें मुसलमानों को पसमानदा कर रहे हैं। आपने क्या कहा सर, दोबारा बोलिए। आपने क्या कहा सर, दोबारा बोलिए, मैं आपकी पहली बात समझ नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में क्या? किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई वो नहीं है, क्या नाम है, वीसी, कोई वीसी नहीं है। सर अलीगढ़ का है सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ ये इनका नहीं है, अलीगढ़ ये नहीं कर सकता। अलीगढ़ में कभी कोई हिंदू नहीं बनता। अच्छा, आप बताइए यहाँ पूरे हिंदू, पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक अलीगढ़ को छोड़िए, ये तो हमेशा मुसलमान ही बैठता। सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं ये आपको हमको बांटना चाहते हैं। गुरु प्रसाद जी के पसमानदा मुसलमान, ये मुसलमान तो मुसलमान होता है। कौन सा पसमानदा होता? पसमानदा वो होता है जिसके पास पैसे नहीं, कौड़ी नहीं, घर नहीं, साहब। वैसे हम आरक्षण को लेकर चर्चा करने के लिए आए थे यहाँ पर, राहुल गांधी के बयान पर हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे थे। अब आप जो है, पहले आप पुनिया जी और पुनिया जी के पापा से आप सीधे कोटे में कोटा पर मैंने सवाल पूछ लिया, तो उससे बैक ट्रैक करके आपने डिबेट को ही डिरेल कर दिया। आप दोबारा से सर डिबेट पर आ जाए अपनी। राजकुमार भाटी जी का राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ यहाँ पर, ये राहुल गांधी की सुई जो है वो सिर्फ उद्योगपति, 200 बड़े उद्योगपति, उसमें सिर्फ एक एसटी, इसके अलावा नौकरशाहों में गिने चुने ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन यहाँ जो इतनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी एससी, एसटी, ओबीसी के मामले में किस तरीके से मोदी सरकार ने दी है, उसको क्यों नजरअंदाज कर देते हैं फिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग? देखिए, जैसा कि गुरु प्रकाश जी बहुत ही समझदारी के साथ मुद्दे को घुमा रहे थे। आप सवाल पूछ रही थी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर, वो गिनवा रहे थे पद्मश्री और वीसी बता रहे थे या जामिया में। ये इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी घुमाती है। सवाल ये नहीं है कि 1, 2, 3 जगह कहीं कोई बाय द वे कोई आ गया हो, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से आगे बढ़ के आ गया हो। जब हम अनुसूचित जाति, जनजाति, एससी, एसटी के लिए जब अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें पूरा सारी चीज़ें शामिल हैं। उनके साथ जो व्यवहार होता है समाज में, उनके साथ जो शिक्षा में भेदभाव होता है, उनके साथ जो उनकी संपत्ति का सर्वे अगर हो इस देश में, अगर आप अभी बहुत खुशी मना रहे थे थोड़े दिन पहले कि 300 के करीब अरबपति हो गए हैं मिलेनियर, तो उनमें अगर गिनेंगे आपको एक भी एससी, एसटी नहीं मिलेगा, ओबीसी भी शायद नहीं मिलेगा, कोई एक आध बाय द वे आ गए हो तो आ गए हो। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। अब राहुल गांधी तो वहां पर विदेश में आरक्षण को खत्म करने को लेकर बता रहे हैं, वो विचार कब करेंगे? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि मीडिया वाले भी इनका हल्का सा साथ देते हैं। मीडिया ठीक से पूरी बात को कहता नहीं। और जब हम मान लिया यही सवाल चुनाव में धांधली या भेदभाव का सवाल अगर पश्चिम बंगाल में उठता तो मीडिया सरकार के खिलाफ रहता है, और जब भाजपा शासित राज्यों में या केंद्र में उठता है तो मीडिया बीजेपी के साथ होता है। क्या ये पूरी दुनिया को पता नहीं है, भारत देश को पता नहीं है कि चुनाव आयोग कितना भेदभाव करता है? पहली बात तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में ही भेदभाव, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका क्या हुआ कि विपक्ष का नेता भी उसमें होना चाहिए? नहीं है।
दूसरी बात, हमने तो सैकड़ों शिकायतें की, हमने तो एक उदाहरण मैं आपको केवल रोमाना जी देता हूं, ये सवाल उठाया था विधानसभा चुनाव से कोई आदेश नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ यही कहा था कि जब तक कोई व्यवस्था खुद नहीं तय कर ली जाती है तब तक के लिए ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। तब तक उन्होंने चीफ जस्टिस को उस पैनल में रखने की बात की थी। और आज की तारीख में जो व्यवस्था है सर, जब कांग्रेस का शासन था उस समय भी बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था होती थी। तो सर ये फिर भ्रम है, ये नैरेटिव है जो आप फैला रहे हैं, या मैं झूठ बोल रही हूं, आप बता दीजिए। नहीं, आप मुझे कृपया ये बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो मंशा थी, जो उनकी इच्छा थी, वो न्यायपूर्ण थी या नहीं थी, कि उसमें एक नेता पक्ष रहे, प्रधानमंत्री रहे, एक नेता विपक्ष रहे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहे, तो वो अच्छा होता या खराब होता। अब जब दो लोग सरकार के हो गए, जो बात आप कह रहे हैं वो टेम्पररी अरेंजमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, चाहे मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं वो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष था या नहीं था? वो निष्पक्ष होता या नहीं होता, केवल ये बता दें आप रोमाना जी, कृपया बताएं। लेकिन सर ये सवाल राजकुमार भाटी जी आज ही क्यों उठा रहे हैं? ये तो 70 साल से आजाद हिंदुस्तान में यही व्यवस्था चली आ रही थी। अब जब मोदी सरकार के समय में ये व्यवस्था है तभी ये चुभती है। पहले आप लोगों को कभी नहीं चुभी सर, पहले आप लोगों ने इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, तो फिर यही कहा जाएगा ना सर कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से अपनी राजनीति की सहूलियत के लिहाज से देख रहे हैं। मैं बोलता हूं। हाँ जी, आइए। रोमाना जी, देश और समाज इस तरह नहीं चलता है कि जो पहले से चला आ रहा है उसे चलने दो। पहले तो इस देश में औरतों को आग में भी जलाया जाता था सती के नाम पे। पहले तो इस देश में कुछ लोग अछूत भी होते थे, उन्हें छूने की मनाही होती थी। पहले तो इस देश में बेटियों को मार भी दिया जाता था। पहले तो इस देश में बचपन में बाल विवाह भी होते थे। इस देश में जो महिलाओं के अधिकार नहीं थे, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। अगर समय के साथ हम बदलें, भले के लिए बदलें, अच्छाई के लिए बदलें, तो वो बदलना चाहिए और उसका मीडिया को समर्थन करना चाहिए। ये तर्क देके कि पहले भी तो ऐसा ही होता था, पहले कोई अगर अन्याय होता था तो क्या, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, पहले कांग्रेस सामाजिक न्याय के आरक्षण की समर्थक नहीं थी। आपने गिनाई वो सब खत्म हो गई उसके साथ ही, है ना, संविधान लागू होते साथ ही। लेकिन आप जिस उदाहरण देकर यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं सर, उसको लेकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये व्यवस्था तो अभी तक किसी को चुभ नहीं रही थी। अचानक से क्योंकि मोदी सरकार को निशाने पर लेना है तो आप लोगों को ये व्यवस्था चुभने लगी। बस मैं इतना कह रही हूं सर। नहीं, ये मैं दो ही वाक्य बोलूंगा। ये तब चुभती है जब हमारी शिकायतों पर चुनाव आयोग गौर नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते रहे, हमारी शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं और हम लोगों के खिलाफ फर्जी भी शिकायत हो उस पर मैं खुद मुकदमा झेल रहा हूं। मैं दादरी विधानसभा से प्रत्याशी था 22 में, मेरे खिलाफ मुकदमा है, मैं कोर्ट में तारीखों पर जा रहा हूं, जबकि हमने कोई उल्लंघन नहीं किया आचार संहिता का। विरोधियों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। दूसरी बात, हमने एक शिकायत की थी कि यादव, मुस्लिम और ओबीसी के वोट काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा हमें सबूत दीजिए। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए बाकायदा एफिडेविट पे, उस पे स्टाम्प पे। आज तक चुनाव आयोग कुंडली मारे बैठा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो जांच करे उसकी। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए हैं कि हमारी फाइनल सूची में वोट थी, लेकिन जो वोटर लिस्ट बूथ पर आई उसमें हमारी वोट गायब थी। ना सर, तो ये जैसी शिकायतें आपको हैं सर, मैं तो पहले ही कह रही थी कि ऐसी शिकायतें सर बीजेपी वालों की थी। जहां जहां बीजेपी के लोग हारे उनके पास भी बिल्कुल ऐसी शिकायतें थी जिस तरीके की शिकायतें आप रख रहे हैं। लेकिन मैंने सर आपसे सवाल आरक्षण को लेकर पूछा था। वो जो राहुल गांधी ने विदेश में बैठकर आरक्षण को खत्म करने वाली बात कह दी है ना सर, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही। नहीं, राहुल गांधी का पूरा बयान यह है कि जब तक असमानता है तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा, जब बराबर हो जाएंगे। हम भी इस बात के समर्थक हैं। एक बार बराबरी में ले आए सबको, इसीलिए हम जाति जनगणना चाहते हैं। ये पता चल जाए कि किस जाति की कितनी संख्या है और वो नौकरियों में, शिक्षा में, संपत्ति में कितने % है। अगर वो कम है तो उन्हें बराबरी में ले आओ और उसके बाद जातियां भी खत्म कर दो देश से और आरक्षण भी खत्म कर दो। लेकिन आधा बयान खाली सुनवाना, क्या अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, अश्वत्थामा मारा तो गया लेकिन हाथी मारा गया। आरक्षण खत्म उस समय तक नहीं करना चाहिए। ये तो मोहन भागवत जी ने भी बोला था। मोहन भागवत जी ने, आपको बयान याद हो, बिहार में कहा था कि 2000 साल तक अन्याय हुआ है। मुझे लगता है बिल्कुल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आना चाहिए कि आज ये जो मैच्योरिटी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाई जा रही है, त्रिपाठी जी कांग्रेस की तरफ से दिखाई जा रही है, और तब जो है
तब भागवत जी ने भी तो सिर्फ समीक्षा ही करने की बात कही थी। खुद कुल्हाड़ी वो तो पर बिहार ताव मार चुनाव दिया। के अंदर पूरी की पूरी बाजी पलट दी थी आप लोगों भागवत ने। जी ने तो ये भी नहीं कहा था कि हम खत्म करेंगे। भागवत जी ने इतना कहा रोमाना था जी, कि रोमाना समीक्षा जी, होनी रोमाना चाहिए, जी। हाँ। जिसको इसका त्रिपाठी लाभ जी, नहीं कृपया, मिला है कृपया। उसको इसका लाभ मिले, नो, 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 जिनको लाभ मिला उनको बाहर किया जाए। तब भाटी जी, यही भाटी जी पूरी मंडली बैठकर चिल्लाती थी रोमाना जी। और झूठ वीडियो फैलाती थी। त्रिपाठी जी सुन लो, ये तो गलत बात है, आप बीच में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के खिलाफ जितने फैसले लिए हैं, जितने इतिहास के मुताबिक आरक्षण वो खत्म कर देंगे, उनका यही विचार रहा है। सदन में राजीव गांधी का भाषण, इंदिरा गांधी का भाषण, जवाहरलाल नेहरू का भाषण, और तो और सोनिया जी का भी जो कहना था वो आरक्षण विरोधी ही था। मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी अपने ट्रैप में फंस गए हैं, लेकिन इस पर कम बात होनी चाहिए। रोमाना जी, मैं एक लाइन बोल दूं, जो उन्होंने सिखों पर बोला उस पर बात होनी चाहिए। एक मिनट पहले वो अपनी बात पूरी कर लें आरक्षण पर। मोहन भागवत जी का बयान 2015 रोमाना वाला, जी, एक जिसने बात- बिहार चुनाव का हाँ, नतीजा एक बदल बात दिया था। सर, ये आज जो देखिए। मेच्योरिटी आप लोग दिखा रहे हैं तब भी दिखा देते ऐसी। भागवत जी ने भी तो यही कहा था समीक्षा होनी चाहिए, उन्होंने तो खत्म करने की बात भी नहीं कही थी। कृपया सर, आप दोनों ने दूसरा बयान लपक लिया। अच्छा, हर्षवर्धन जी ने इस तरह करते नहीं है, पता नहीं आज इन्हें क्या हुआ, बीच में कूद पड़े एकदम। वो दूसरा बयान था, मैं कह रहा हूं अभी मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया था कि इनके साथ 2000 साल तक अन्याय हुआ है, कम से कम 2000 साल तो इन्हें आरक्षण दो। मैं इस बयान का जिक्र कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लगा कि ये तो हमारे मतलब की बात होगी और लपक के कूद पड़े बीच में। मतलब की वो बात बयान पहले था, बहुत पहले दिया था उन्होंने, 2015 में दिया था सर, 2015 और वो में। आप लोगों ने आप तो लगता इस था तरह सर, करते नहीं। और आपका ऐसा नंबर लगता था आएगा। कि बिहार चुनाव का आपने पूरा का पूरा रुख बदलकर फायदा उठा लिया था। सत्ता में वहां पर बीजेपी को बेदखल करके आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार बनी थी सर। जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं तो इनके मन में खोट होता है, ये उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं, इसलिए वो लोगों को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन मैंने इस बयान का जिक्र किया ही नहीं था। मैं इस बयान का जिक्र कर रहा था कि राहुल गांधी का जैसा ही बयान मोहन भागवत जी ने दिया था कि इनके साथ 2000 साल तक अन्याय हुआ है, और त्रिपाठी जी को अच्छी तरह याद होगा, बेशक वो हाँ ना करें चैनल पे, है ना, अपनी सहूलियत से आपने मैच कर लिया कि राहुल गांधी का ये 2000 साल बयान तक उस अन्याय बयान हुआ से है। मैच करेंगे और जिसमें मोहन भागवत जी ने 2000 कहा कि साल अन्याय तक हुआ तो है, कम से उसे कम लगा। आरक्षण दो। हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो 2015 वाले से मैच करेंगे राहुल गांधी का ये बयान ही वही था। हाँ, हम तो 2015 बयान वाले ही से वही मैच था। करेंगे सर। आइए त्रिपाठी जी, आइए अपनी बात पूरी कीजिए। संघ तो पहले दिन से कह रहा है कि हम जाति विहीन समाज के लिए, हिंदू एकता के लिए काम करते हैं। इसी हिंदू एकता पर तो सब परेशान रहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि, और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कहा, एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर। सरकार और संविधान जाति कब खत्म करेगा पता नहीं, संघ तो उस पर काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बहस के दूसरे हिस्से में चले गए। आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं राहुल गांधी, ये अलग बात हो गई, कब समाप्त करेंगे, वो डिबेट हो, भाजपा वाले लड़े झगड़े। लेकिन देश का मसला दूसरा है। ये भाजपा, सपा और कांग्रेस का मसला नहीं है। वो जब संस्थाओं पर सवाल खड़ा करते हैं, जिससे तनुज पुनिया जैसे लोग जीत कर आते हैं, और नौजवान सांसद हैं, मैं तो कहूंगा बड़े अच्छे हैं ऐसे लोग नौजवान जीत के आए, लेकिन ये जीत के आएंगे और उसके बाद कहेंगे कि चुनाव आयोग गलत है। और उससे भी खतरनाक, इस देश में सिखों को कोई कह दे कि आप पगड़ी पहन के गुरुद्वारा नहीं जा सकते। एक ही बार हुआ था 84 में, जब पगड़ी दिखती थी तो गर्दन सलामत रहेगी या नहीं रहेगी, हजारों सिखों का नरसंहार हो गया। वो कांग्रेस के समय में ही हुआ था। और मुझे तो समझ में नहीं आता, जब देश शांति की तरफ बढ़ रहा है तो अमेरिका में बैठ के देश में आग लगाना, केरोसिन छिड़क रहे हैं। क्या आग लगाने की तैयारी है क्या राहुल गांधी की? शर्मनाक बयान है, सचमुच ये देश विरोधी बयान है। बाकी आप अराजकता फैलाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, चुनाव में लाभ लेते रहिए, देश को तुम बद आग में ढकेलिए, ये करना ठीक नहीं। ठीक है, आइए रशीद कदवई साहब, ये आग लगाने वाले बयान दे रहे हैं विदेश की धरती से राहुल गांधी। मैंने देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक राजनीतिक टिप्पणी है, उस पर हम कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि विदेश की धरती से आग लगाने का प्रयास हो रहा है, ये मुझे लगता है थोड़ा अनुचित है। क्योंकि देखिए, जब से ये संचार माध्यम की क्रांति आई है, इसमें देश विदेश की धरती की बात करना जो है थोड़ी सी बेमानी हो गई है। अगर हम ट्विटर के ऊपर कोई कमेंट करते हैं तो वो ट्विटर का कमेंट क्या होता है, देसी होता है कि विदेशी होता है? ठीक है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है
या फेसबुक है, ये तमाम प्लेटफॉर्म जो है ये विदेशी प्लेटफॉर्म है, सारे अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं और उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसको ये कहना कि देश को बदनाम कर रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक बार जाकर के विदेश में जाकर के उन्होंने भी भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में टिप्पणी की है, विपक्ष के खिलाफ बोले हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है। जब इमरजेंसी लगी थी तो विपक्ष ने उस समय का जो भी विपक्ष था जो जेल में नहीं था, उसे तमाम अपने प्रतिनिधि भेजे थे पूरे विदेश में कि एक पूरा इंदिरा गांधी के जो उनका जो इमरजेंसी का जो उनका देश में लोकतंत्र खतरे में था उसके खिलाफ। तो ये इसमें कहना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अगर वो वहां पर एक बातचीत हो रही है, एक राजनीतिक संवाद हो रहा है, तो उसमें आपत्ति की कोई बात नहीं। आप राहुल गांधी का विरोध करें से वो वहां पर बात करें। अभी तक इस डिबेट के अंदर जो मुद्दे आए हैं, मुझे लगता है एक मिनट त्रिपाठी जी आ रही हूं, बस रशीद किदवई से जरा समझ लूं मैं इस मामले को। इसमें जो राहुल गांधी ने चुनावी, जिस तरीके से चुनाव आयोग है ना, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरा मुद्दा आरक्षण को लेकर, और जिस पर अभी यहां पर भाटी जी की तरफ से कहा गया कि साहब आरक्षण को लेकर बीजेपी आरएसएस कुछ भी कहता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सर, कांग्रेस का इतिहास अगर आप उठाकर देखें जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक, तो फिर आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी कहां से भरोसा किया जा सकता है? तो क्या फर्क है राहुल गांधी और आरएसएस वाला, वो 2015 वाला बयान? रोमाना, देखिए, आरक्षण की जब बात आती है तो तमाम राजनीतिक दलों के दोहरे मापदंड है। आरक्षण की जब बात संविधान में आई थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसका एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था 10 साल का, और उसका हर 10 साल बाद रिव्यू होता है। यहाँ कोई राजनीतिक दल ये कहने की स्थिति में नहीं होता है कि हम इसका रिव्यू नहीं करेंगे या हम आरक्षण को नहीं लागू करेंगे। तो आरक्षण को एक ऐसा बता दिया गया कि जैसे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका एक एश्योरेंस दिया था, एश्योरेंस नहीं दिया गया था, वो एक टेम्परेरी मेजर था। और यही उम्मीद थी जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं, या सरसंचालक ने कहा कि एक ऐसी स्थिति आएगी जहां के ऊपर देश को आरक्षण की जरूरत नहीं होगी, सामाजिक बराबरी होगी। सामाजिक बराबरी नहीं हो रही है, तो ये भाषण है। देखिए, राहुल गांधी की आप राजनीति समझिए, वो जब से नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, उनका काम है वो जाके बयान देते हैं, एक ऐसा उसको कहते हैं प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं, और भाजपा और तमाम उनके विरोधी उसका खंडन करने, जवाब देने। तो ये राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं और उनको राजनीतिक रूप से लाभ हो रहा है। तो गुरु प्रकाश जी को ये समझना चाहिए कि इसकी कोई और कार्ड ढूंढे। ठीक है, आइए आप 10 सेकंड के लिए आइए, फिर मैं गुरु प्रकाश जी आपके पास आ रही हूं जल्दी से। हाँ जी। जब मैंने विदेशी धरती से कहा तो चुनाव आयोग को जिस तरह से वहां धूमिल करने की कोशिश है उस पर कहा, मैं सिख वाले पर कह रहा हूं कि वो देश में भी बोलें। और सही बात है, राहुल गांधी जो बोलते हैं भाजपा रिएक्ट करती है। राहुल गांधी आग लगा रहे हैं, भाजपा वहां पानी डाले या दूसरे लोग पानी डालें। ये बड़ा विचित्र है कि सिखों पर ऐसा बयान देने के बावजूद, और मुझे तो उम्मीद थी कि पंजाब से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की तरफ से, अकाली दल की तरफ से, देश के सिखों के संगठन की तरफ से इसका विरोध होगा, और वो विरोध होना ही चाहिए। राहुल गांधी ने आग लगाने का काम किया, देश को बांटने का काम किया। आपसे ये है कि वहां पर राहुल गांधी, वहां पर सामने ऑडियंस बैठी हुई है, उनको एक वहां पर जो सिख समुदाय से व्यक्ति नजर आते हैं, वो उनसे पूछते हैं, है ना, उनको खड़ा करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि भारत में, हाँ, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि वो वहां पर उनसे कहते हैं कि भारत में क्या सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने दिया जाएगा? लड़ाई इस बारे में आने वाले समय की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी ने निकाली, वो तो लगातार इसी बात को लेकर कर रहे थे। वो तो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो तो वो एक राजनीतिक बात कह रहे हैं। मासूम न बना दीजिए। नहीं, मासूम नहीं, मैं जनरलाइज कमाल कर रही हैं आप। राहुल गांधी कहते हैं हिजाब को लेकर, देश में मैं वही कह रहा हूं, दाढ़ी को लेकर एक बहस है ना, उन्होंने वहां पर खड़े होकर पगड़ी और कड़े की बात की। यही तो मैं कह रहा हूं, जो इस देश में है नहीं, आज तक कोई सिख पगड़ी पहनने पे, किसी के गुरुद्वारा जाने पे, कड़ा पहनने पर कोई रोक है? और फिर आगे की बात जाएगी, सिख हैं क्यों? सिख तो मुगल आक्रमणकारी आए थे, उनसे लड़ने के लिए हिंदुओं के परिवार का बड़ा बेटा सिख बन गया। 10 गुरुओं की सीख क्या थी? चलिए उसी पे बहस कर लीजिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस देश में फॉल्ट लाइन को उभारना चाहते हैं, सिर्फ आग लगाने के काम पर निकले हैं। जो कहते थे कि देश में केरोसिन छिड़की हुई है, माचिस लगाने की देर है, केरोसिन वो लगातार छिड़क रहे हैं कि कहीं से तो माचिस लग जाए। अब गुरु प्रकाश जी, इसको केरोसिन कह लें आप अपनी शब्दावली में, या जिस तरीके से रशीद किदवई साहब ने कहा है दूसरी शब्दावली में, आप इसको कह लें कि साहब वो राजनीति के अंदर नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पिच पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को दिक्कत ज्यादा किससे है सर? नहीं रोमाना, देखिए, रशीद किदवई जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने अभी कहते कहते एक फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज कह दी है।
और आपके शो के माध्यम से आपके दर्शकों के लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और आप चाहें तो तनुज पुनिया जी से चेक कर सकती हैं। रशीद किदवई जी ने कहा कि जब संविधान में आरक्षण की बात हो रही थी तो आरक्षण को टेम्पररी रखा गया था। ऐसा नहीं है रशीद किदवई जी, आप गलत बोल रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो टेम्पररी कहा था वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, वो लोकसभा और विधानसभा में था। जहां तक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात की थी वो टेम्पररी नहीं था, वो लंबे समय के लिए था। मैं बीच में सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था, धन्यवाद। तो कभी भी आरक्षण टेम्पररी नहीं था। बाबा साहेब अंबेडकर, भारत का संविधान, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम चाहे जितनी ताकत लगा ले, इस देश से आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। आरक्षण हमारे लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। आरक्षण नहीं होता तो मैं आपके साथ बैठ के डिबेट नहीं कर रहा होता। आरक्षण नहीं होता तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता। आरक्षण नहीं होता तो आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति नहीं बनती। आरक्षण नहीं होता तो गरीब का बेटा जितना ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं बनता। आरक्षण नहीं होता तो बाबा साहब अंबेडकर के बाद आपने शायद राजकुमार भाटी जी की बात मिस कर दी। आपने राजकुमार भाटी जी की बात मिस कर दी। उन्होंने राहुल गांधी ने देखिए आरक्षण को लेकर विदेश की जमीन से जो बयान दिया है ना, उस पर आप यहां पर अपना जवाब रख रहे हैं, लेकिन आप शायद भूल गए किस तरीके से उसी के जरिए राजकुमार भाटी यहां पर जाति जनगणना को फिर से ले आए। और घेराबंदी और सवाल तो आप ही की सरकार से होगा कि जाति जनगणना करवाइए। आरक्षण को लेकर ये जो प्रतिबद्धता टेलीविजन डिबेट्स पर दिखाई जा रही है, इसको जरा जमीन पर भी उतार के दिखाइए, करवाइए जाति जनगणना। रोमाना जी, मैं फैक्ट पे बात करता हूं। भाटी जी मेरे वरिष्ठ हैं, मैं भाटी जी से पूछना चाहता हूं, और यहाँ पैनल में उपस्थित सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, एकमात्र बार पूरे देश के संसदीय इतिहास में एक बार बस SC ST को जो प्रमोशन में आरक्षण मिलता था उसका विरोध हुआ था। किसने किया था भाटी जी? ये अपभ्रंश, ये पाप किसके हाथ में है? ये समाजवादी पार्टी के हाथ में है। समाजवादी पार्टी तो प्रमोशन में आरक्षण को रोकने का दावा करती थी। सदन में उनके नेताओं का भाषण है और आज उस पार्टी के लोग आज आरक्षण पे भाषण दे रहे हैं। रोमाना जी, आजम खान आपको याद होंगे, आजम खान ने क्या कहा था बाबा साहब अम्बेडकर के लिए? ये देश के सबसे बड़े भूमाफिया। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो? रमा देवी, पिछड़े समाज की महिला, क्या कहा था? आंखों में आंखें, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। तो अब मुझे लगता है कि पहली बार रोमाना जी एक दलित समाज की बेटी इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। किसने अपमान किया था? मैं बोलना नहीं चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के पास आरक्षण, सामाजिक न्याय। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां राजकुमार भाटी बैठे हैं, आप मुझे पीडीए करते हैं ना? एक पी महिला नेता, एक डी महिला नेता और एक ए महिला नेता अखिलेश यादव के परिवार के बाहर की हो समाजवादी पार्टी में, आप बता दीजिए आपके शो में, मैं चुनौती देता हूं आपको। आइए, अब नहीं बता भाटी जी से कोई जवाब है ये लेंगे। नहीं, अरे सर सुन, खाली परिवार, अखिलेश यादव जी जवाब खुद तो ले सांसद, लीजिए, मैडम सांसद, जवाब तो सब सुनिए। सांसद। आइए भाटी जी, जवाब देने के लिए वो इतने उत्सुक हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये भाटी जी, पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से 6 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं और 6 की 6 उच्च शिक्षित हैं, 3 तो विदेश में पढ़ के आई हैं। भारतीय जनता पार्टी से केवल 1 महिला हैं, हेमा मालिनी जी, चाहे वो अपने दम पे मान लें उन्हें या भारतीय जनता पार्टी की ओर से मान लें। तो आपने पहला सवाल पूछा महिला का। दूसरा, दलित पे आ जाओ। जो फैजाबाद आरक्षित सीट नहीं है, जनरल सीट है। जनरल सीट से अवधेश प्रसाद जी, बता तो रहा हूं, फैजाबाद अवधेश प्रसाद जनरल सीट पर चुनाव जीत के आए हैं। और मेरठ में भी हमने जनरल सीट पर चुनाव टिकट दिया था सुनीता गौतम को। सर, उसका भी जवाब दे दूं। पहले जो आपने पूछा उसे मैं तो जो एक मिनट गुरु प्रकाश जी सुन लीजिए, अब आपने सवाल पूछा सुन लीजिए, है ना? आप तो ऐसे न थे, तो बाकायदा ट्रॉफी है ना, तो जो हर बार दिखाते हैं अखिलेश जी। अब अगर आपको तब भी वो नजर नहीं आता सर, तो क्या किया जाए? अब एक बार फिर से अगर राजकुमार भाटी जी आपको याद दिला रहे हैं तो सुन लीजिए। आप ही ने बड़ा चैलेंजिंग वे में पूछा था, PDA वो सब गिना रहे हैं सर। अब सुनिए, इसी मुस्कुराहट के साथ सुनिए। आइए भाटी जी। हाँ, इन्होंने पूछा महिला और पिछड़े, PDA, दलित 6, हमने 11 महिलाओं को टिकट दिया था, आपने केवल 5 या 6 महिलाओं को दिया। हमारी 6 महिलाएं जीत के आई हैं, आपकी केवल 1 जीत के आई है, हेमा मालिनी। दलित हमने जनरल सीट पे भी लड़ाए हैं, मेरठ और फैजाबाद, और उनमें से अवधेश प्रसाद जी जीत के आए हैं। तीसरी बात, आप बदनाम करते हैं कि ये MY की पार्टी है, मुस्लिम यादव की पार्टी है। यादव केवल 5 प्रत्याशी थे, कुर्मी 10 थे, उनमें से 7 जीत के आए हैं, 4 हमारे पासी जीत के आए हैं, पासी 4 जीत के आए हैं। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी विदेश में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं सर। वो देश में जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, एक बार जरा उसका भी जिक्र कर देते विदेश में, भूल गए? जाति जनगणना बस देश में बात करेंगे। नहीं, जातीय जनगणना की बात उन्होंने की है। जातीय जनगणना की बात हमेशा से वो करते हैं और ये हर भाषण में उनके है। अब हो सकता है किसी एक पे छूट गया हो, अब आगे दे देंगे वो।
देखिए, जातीय जनगणना की अब बात यहाँ हो ही गई है, तो मैं ये सीधे कहना चाह रहा हूँ, जातीय गणना यहाँ पे हुई थी, 2011 के सेंसस में हुई थी, 2014 में जो रिलीज होना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से आज तक आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए गए? सवाल तो ये भी एक बनता है ना। आप कह रहे हैं कि हमने पिछड़ों को दिया, हमने दलितों को दिया, हमने आदिवासियों को दिया, तो जातीय जनगणना आप रिलीज क्यों नहीं करना चाहते?